साथ ही रमन सारी। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तालिबान मामले में केंद्र सरकार से पूछा है कि वो कोई बयान तो दें, देश के लोगों को अपनी नीति बताएं कि हमारी नीति क्या है। सरकार के एटीट्यूड से लग रहा है कि सरकार सबसे ज्यादा कंफ्यूज है और हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्या सोचकर किया था। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तालिबान मामले में केंद्र सरकार से पूछा है कि वो कोई बयान तो दें, देश के लोगों को नीति तो बताएं कि हमारी क्या नीति है। सरकार के एटीट्यूड से लग रहा है कि सरकार का सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है और हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्या सोचकर किया था। देश का इतना पैसा वहाँ क्यों लगा दिया जब वहाँ ऐसे हालात थे। ना इस बारे में मीडिया पूछती है और ना ही कोई और सरकार से पूछता है, जब वहाँ पर इतना बड़ा पैसा हमारा वहाँ फंसा हुआ है। तालिबान के मामले में सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी। वहीं जम्मू कश्मीर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर लगने वाले प्रतिबंध पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कोई टेररिस्ट जमात तो नहीं है और ना ही अभी सरकार ने अभी तक डिक्लेयर किया है, और अगर वो सोशल वर्कर कर रही है, पॉलिटिकल कर पार्टी है। दरअसल जातिगत आरक्षण को जनगणना को लेकर के आज नीतीश जी और 10 लोगों को अपने सीएम से मिला, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमें देश के अंदर एक कानून अभी आया है पार्लियामेंट में, आपने भी सुना होगा, आरक्षण के लिए, और उसके लिए कहा गया है कि स्टेट्स को ये राइट दिया गया है कि वो ओबीसी में जातियों को शामिल करें। जब उनको ये राइट दिया गया है तो वो किस आधार पे करें? हमारे पास उनकी जनगणना की तो सूची है नहीं, कौन कितना ओबीसी कहाँ पर है। उनको ओबीसी को क्या फैसिलिटीज देनी है ये हमें नहीं मालूम। हर ओबीसी ये समझती है, हर जाति समझती है कि वो सबसे ज़्यादा है। ये एक जनरल इम्प्रेशन है सभी लोगों में, उन्हें सबसे ज़्यादा हक मिलना चाहिए। तो उन ओबीसी की जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो कोई आधार तो होगा नहीं होगा कि रिजर्वेशन कैसे मिले और कितना मिले, उसके आधार पर तो दिया जाएगा। जातिगत जनगणना, मेरा आपसे सवाल ये है कि जातिगत जनगणना ना कराने का क्या सेंस है? इससे क्या नुकसान है? कोई नुकसान है? जातियाँ तो हैं देश में। या सिर्फ इस बात का डर है कि जो रूलिंग पार्टी है उनकी जाति बहुत छोटी है, माइनॉरिटी है, और वो मेजॉरिटी के ऊपर रूल कर रहे हैं, क्या इस बात का डर है? तो जातिगत जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी है देश आगे के लिए। देश में जो भी प्रोग्राम बनाने हैं, जो भी नीतियाँ तय करनी है, किस जाति को क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है, इसीलिए तो डिमांड की जा रही है। एक सवाल और था मेरा, आपने मुस्लिमों, पिछले मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात उठाई है, थोड़ा बताएंगे क्या है? देखिए, अगर आप इसका ओवरऑल देखेंगे तो देश के अंदर सबसे ज़्यादा पिछड़ा तबका मुसलमान है। कहीं भी स्लम्स में आप चले जाएं, मेजॉरिटी मुस्लिम्स की आपको मिलेगी। गरीबी आप देखेंगे तो मुस्लिम्स में ज़्यादा मिलेगी। इलिटरेसी आप देखेंगे तो मुस्लिम्स में ज़्यादा मिलेगी। क्या सरकारों का कानून के हिसाब से अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया, क्या उसका ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो सबका नीचे पहुंच गया है उसको दूसरे के समानांतर लेके आए, उसे ऊपर उठाएं? ये जिम्मेदारी नहीं है जिस तरह से दलितों को उठाया गया। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान की हालत आज दलितों से ही बदतर है। तो उसको ऊपर लाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसमें भी सियासत होगी, उसमें भी हिंदू मुस्लिम करके वोट लिए जाएंगे। तो मेरी तो ये डिमांड है कि एज ए मुस्लिम कम्युनिटी को, टोटल मुस्लिम कम्युनिटी को बैकवर्ड डिक्लेयर करा जाए, और उसके बाद मज़हब के नाम पे आप नहीं दे रहे हैं आरक्षण, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन जो बैकवर्ड हैं उनके नाम पे इन लोगों को उठाया जाए और इनको दूसरे के पैरेलल लाके इनको खड़ा किया जाए, तभी देश की असल मायनों में तरक्की होगी। आरक्षण मुसलमानों को भी लाभ उतना ही मिलना चाहिए जितना दूसरों को है। अब सवाल इस बात का है कि मुसलमान जब आरक्षण लेंगे तो 50% में दूसरे लोगों का शेयर कम हो जाएगा। तो हमारी ये डिमांड है कि ये 50% की जो कैप लगा रखी है इसको हटाइए और इसे आप 65% पे लेके जाइए।
और उन गरीबों का भी भला करिए जिनको रोटी रोजी नसीब नहीं हो रही है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जो अपने परिजनों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उन लोगों को भी इसके अंदर लेके आइए, तभी देश का भला होगा और देश आगे बढ़ेगा। पिछले एक हफ्ते से तालिबान से, अफगानिस्तान से इधर लोग आ रहे हैं, सरकार ने कोई लाइन नहीं बताई है, कोई मैसेज नहीं दिया। देश के जो जनता, देश का लोग हैं, वो कंफ्यूज हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या है, क्या मानते हैं आप सांसद होने के नाते, क्या मैसेज? देखिए, सरकार के एटीट्यूड से ये लग रहा है कि सरकार सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है। तालिबान के बारे में कोई बयान तो दें, एक नीति तो बताएं देश के लोगों को कि हमारी क्या नीति है। हम सरकार से भी ये पूछना चाहते हैं कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्या सोच के करा था, ये देश का पैसा वहाँ क्यों लगा दिए जब वहाँ पे ऐसे हालात थे? तो ना आप लोग पूछते, ना कोई और पूछता सरकार से। जब वहाँ पे इतना बड़ा पैसा हमारा फंसा हुआ है तो हम किस नीति पे काम करें? वो सरकार जब नीति तय करेगी उसी हिसाब से काम करा जाएगा। तालिबान के मामलात में स्पष्ट नीति होनी चाहिए। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, उसके ऊपर आरोप है सरकार का कि जो MBBS के छात्र थे उनके ऊपर वो 15 लाख रुपए का कमीशन खाते थे और उनको बैन करने की सरकार चाह रही, सोच रही है, बैन किया जाएगा। देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कोई टेररिस्ट जमात तो है नहीं, ना सरकार ने डिक्लेयर करा है इसको अभी तक। अगर वो सोशल वर्क कर रही है या पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल विंग है किसी पार्टी का, तो इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसे हालात नहीं है कि हम ऐसे लोगों को बैन कर दें। रहा सवाल MBBS की फीस का, क्या ये बात साबित हो चुकी है कि उनके पास पहुंचा है? हमारी एजेंसी तो ये कह रही हैं कि वो पैसा हिजबुल मुजाहिदीन और टेररिस्ट जमातों को जा रहा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तो नहीं बताया उन्होंने। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इसमें क्या कसूर है? अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी टेररिज्म में इन्वॉल्व है, मुलविस है, तो ज़रूर बैन कर दें, लेकिन जब तक वो एक पॉलिटिकल जमात है उस वक्त तक बैन करने का कोई औचित्य नहीं है।